हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। तो क्या पढ़ रहे थे हम लोग? ओम्स लॉ के बारे में पढ़ रहे थे, सॉरी करंट के बारे में पढ़ रहे थे। हम लोगों ने काफ़ी सारी बातें कर ली थी। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में समझाया था। फिर मैंने इसके बारे में बताया था कि बैटरी कनेक्ट करने के बाद कंडक्टर में ऐसा क्या हो जाता है जिससे कि करंट फ्लो करना शुरू हो जाता है ना बच्चों? तो अब जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ। क्या पढ़ेंगे बच्चा? ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या कहता है ना? ओम साहब क्या कहते हैं? ओम साहब क्या कहते हैं कि अगर मान लो एक कंडक्टर है ना, इस कंडक्टर के अक्रॉस यहां का पोटेंशियल VA है और यहां का पोटेंशियल VB है ना। मान लो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था कि कैसे कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आता है। पता है ना बच्चों? बैटरी अप्लाई करने के बाद कंडक्टर के अक्रॉस क्या आ जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या आता है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर मान लो यहां पे VA है और यहां पे VB है, तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? VA माइनस VB। अगर इसका रेजिस्टेंस अगर R है, क्या है बच्चा? अगर रेजिस्टेंस इसका R है ना, तो बोला क्या गया? बोला ये गया, उन्होंने ये बोला कि पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। पोटेंशियल डिफरेंस across the conductor is directly proportional to the current flowing through the conductor। इस प्रोपोर्शनलिटी को जब हमने हटाया तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आया, जो कांस्टेंट किसके बराबर था बच्चा? रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर के बराबर था। ये जो कांस्टेंट आया यहाँ पे V क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस across the ends of the conductor, ends of the conductor है ना। R क्या है बच्चा? I क्या है बच्चा? करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। R क्या बचा? रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ऑफ द कंडक्टर। यहां से जो हमें समझ में आया कि ओम्स लॉ क्या कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली, पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा समझना डिफरेंस है, तो डिफरेंस मतलब दो चीज, दो एंड के बीच का जो पोटेंशियल होता है, दोनों एंड के बीच के जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या बोलते हैं बच्चा? पोटेंशियल डिफरेंस। इससे जो करंट फ्लो कर रहा है वो I करंट फ्लो कर रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंडक्टर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। और यहां से अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आया जिसको R बोलते हैं। लेकिन ये ओम्स लॉ जो है ना, ये ओम्स लॉ जब लगाना है तो कंडीशन क्या है? ओम्स लॉ तभी वैलिड है जब टेम्परेचर ऑफ द, ओम्स लॉ जो बात की, ओम्स लॉ ने जो, ओम साहब ने जो बात किया, इस केस में टेम्परेचर ऑफ द रेसिस्टर शुड बी कांस्टेंट, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर शुड बी कांस्टेंट, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर शुड बी कांस्टेंट।
मतलब अगर आपको ओम्स लॉ की बात करनी है, अगर ओम्स लॉ की बात करनी है, तो ओम्स लॉ जब आप लगाओगे तो सबसे पहला चीज है कि टेम्परेचर कंडक्टर का वैरी नहीं करना चाहिए। अगर टेम्परेचर कंडक्टर का वैरी कर रहा है अगर टेम्परेचर कंडक्टर का कांस्टेंट नहीं है तो ओम्स लॉ की बात मत करना, क्योंकि ओम्स लॉ की बात तभी करनी है जब टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर शुड बी कांस्टेंट और भी एन अदर ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट जैसे लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ द कंडक्टर, ये सब क्या होना चाहिए, हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये कब है? ओम साहब ने ये जो लाइन बोला ये तभी लगाना है जब टेम्परेचर ऑफ द रेसिस्टेंस, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर क्या है बच्चा, कांस्टेंट है। टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर कांस्टेंट अगर नहीं होगा तो ये वाला तब ये वाला स्टेटमेंट V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I ये वैलिड नहीं है। भले ही वो कंडक्टर है, लेकिन अगर उसका कंडक्टर चेंज, अगर उसका टेम्परेचर चेंज कर रहा है तो ये स्टेटमेंट वैलिड नहीं है, तब ये स्टेटमेंट वैलिड नहीं है, तब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I नहीं होगा, तब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I नहीं होगा। क्या मेरी बात क्लियर होगी बच्चा? बहुत बढ़िया। तो जब भी ओम्स लॉ की बात करनी है तो ये बात कभी नहीं भूलना है कि ये जो सारा चीज जो ओम साहब ने बोला ये तभी उन्होंने ये बात बोली थी जब उन्होंने ये माना था कि टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। जैसे सपोज करो आप पोटेंशियल डिफरेंस चेंज कर रहे हो, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज कर रहे हो, जैसे मान लो कि उन्होंने बोला कि मान लो एक कंडक्टर है तो 10 रखने से मान लो 5 आया, 20 रखने से कितना आया बच्चा, 10 रखने से कितना आया 5, तो 20 रखने से कितना आएगा 10, 30 रखने से कितना आएगा बच्चा 15, ये V है ये I है ना। तो ये जो है ना ये चीज तभी अचीव होगा जब टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर है बच्चा? तो ये V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, और जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट देखा गया तो देखा गया कि वो जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो किसके बराबर है बच्चा, रेसिस्टेंस के बराबर है। किसके बराबर है बच्चा, रेसिस्टेंस के बराबर है। अब तुम्हें तो पता है ना बच्चा कि यहां से तुम्हें एक रिलेशन मिल गया V इक्वल्स टू आई आर, V इक्वल्स टू आई आर। क्या मेरी बात क्लियर हो गई बच्चा? है ना? तो तुम देखो, तुम्हें पता भी होना चाहिए कि अगर मान लो तुम्हें तो मैंने बताया भी था कि कंडक्टर जो होता है उसका रेजिस्टेंस जो होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो अगर टेम्परेचर वैरी करेगा तो उसका R चेंज कर जाएगा। अगर R ही चेंज कर जाएगा तो हो सकता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I ना आए। जैसे मान लो ये 10 है तो ये 5 था, ये 20 है, तो अगर मान लो इस केस में R कितना आया बच्चा 2, लेकिन मान लो टेम्परेचर बढ़ा दिया और R 4 हो जाएगा तो 20 पे कितना हो जाएगा, ये 5 ही रह जाएगा। मान लो वही कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, मान लो V जो है 10 वोल्ट की है, इससे कितना करंट फ्लो किया 5। फिर V अगर मान लो 20 हो गया, लेकिन इस समय अभी टेम्परेचर जो भी था, अभी टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ने से इसका रेसिस्टेंस जो था वो 2 था तो I कितना आया 5। लेकिन अगर रेसिस्टेंस बढ़ के 4 हो जाएगा तो इसका I कितना हो जाएगा 5। तो देखो तो V तो बढ़ा, लेकिन क्या I बढ़ा क्या? इस केस में देखो तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है कि नहीं है? नहीं है।
V इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो ओम्स लॉ की बात जो की गई, ओम्स लॉ की जो बात की गई है वो तभी की गई है जब हम V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये तभी की गई है जब हमने टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर को कांस्टेंट माना है। क्योंकि अगर टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर कांस्टेंट नहीं होगा तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I कभी भी अचीव किसी भी कंडक्टर के लिए नहीं हो सकता है। मार्क माय वर्ड, चाहे कोई भी कंडक्टर ले लो, कोई भी कंडक्टर ले लो, उसमें अगर तुम्हारा टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा तो V विल नेवर बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, है ना। तो इसीलिए तुम्हें याद होना चाहिए, और जब भी ओम्स लॉ की बात करना तो मन के किसी कोने में इस बात को जरूर रिकॉल कर लेना कि देखो भाई ओम्स साहब जो भी चीज बोले थे ना कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, कि अगर मैं अलग अलग V अप्लाई करूंगा तो I भी जो आएगा वो ऐसे आएगा कि V एंड I क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन ये जो बात उन्होंने बोला था, ये बात तभी लगेगा जब मैंने टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर कांस्टेंट माना था एंड अदर ज्योमेट्रिकल कांस्टेंट जैसे लाइक लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ द कंडक्टर, वो सभी मेरा क्या है, कांस्टेंट है। वो सभी मेरा क्या है, अच्छा कांस्टेंट। क्लियर है क्या? अच्छा, तो अगर ध्यान से देखो तो मान लो, अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, तो अगर मान लो यहां से ना, ये हमारा ओम्स लॉ था, तो ओम्स लॉ क्या हुआ बच्चा, V इक्वल्स टू आई आर। V इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चा, आई आर, वेयर V इज व्हाट, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, I इज व्हाट, द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, एंड R इज व्हाट, रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। अब अगर चीजों को मैं ध्यान से देखूं, अब अगर मैं ध्यान से देखूंगा ना, तो देखो रियलिटी में मटेरियल कितने टाइप के होते हैं, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर। तो क्लास 12th में ये 3 टाइप में लोग सोचते हैं, लेकिन आप लोगों में सेमीकंडक्टर और कंडक्टर को क्या मान लेते हैं, सिंपली कंडक्टर, है ना। मतलब क्लास 10th में हम लोग मटेरियल का 2 ही टाइप जानते हैं, एक को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं, और एक को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं, है ना। तो मटेरियल को क्या किया गया बच्चा, तो यहां से कंडक्टर में ना, जो कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस है, बेसिकली कंडक्टर के रेसिस्टेंस को देखा गया तो 2 टाइप के रेसिस्टेंस मिले। एक मिला ओहमिक रेसिस्टेंस, ओहमिक रेसिस्टर, टाइप्स ऑफ रेसिस्टर, टाइप्स ऑफ रेसिस्टर, मतलब एक हुआ ओहमिक रेसिस्टर, दूसरे को बोले नॉन ओहमिक रेसिस्टर, है ना। ये ओहमिक रेसिस्टर एंड नॉन ओहमिक रेसिस्टर में क्या है, देखो अच्छा होता क्या है ना, इसीलिए हम लोग क्लास 12th में ना एक अलग टॉपिक पढ़ते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, सेमी कंडक्टर बोलते हैं। देख तेरे को एक बात बताते हैं, तुम अगर ध्यान से देखेगा ना, तो तुमने जो कंडक्टर के लिए पढ़ा था रेसिस्टेंस, तुम लोगों ने कंडक्टर के लिए जो रेसिस्टेंस पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, R इक्वल टू रो एल बाई ए। कंडक्टर का रेसिस्टेंस यही पढ़ा था ना, है ना। If temperature remains constant, if temperature remains constant, if temperature remains constant, R will be constant। यही ना बच्चा, तुम तो जानते हो कि अगर मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट रह जाए तो मेरा R भी क्या रहेगा बच्चों, कांस्टेंट रहेगा। R भी मेरा क्या रहेगा बच्चा, कांस्टेंट रहेगा, है ना। तो देखो इफ टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट R विल रिमेन कांस्टेंट। तो देखा गया 2 टाइप का रेसिस्टर देखा गया,
दो टाइप के रेसिस्टर क्या है कि सपोज करो कि मान लो मैं यहां पे, सपोज करो यहां से मैं, सपोज करो कि मैं यहां पे, मतलब यहां पे ना देखा क्या गया कि अगर हम, मतलब ये R जो है, ये R है ना, देखा गया इसका भी टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट, दोनों का टेम्परेचर कांस्टेंट रखे, इसका भी टेम्परेचर कांस्टेंट है ना। तो देखा क्या गया कि यहां पे जो R आया, R इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम अप्लाइड वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, R इज डिपेंडेंट ऑन अप्लाइड वोल्टेज। देखो मैंने दोनों जगह टेम्परेचर कांस्टेंट माना है, मतलब टेम्परेचर की वजह से कोई रेजिस्टेंस चेंज नहीं आ रहा है। तो एक ऐसा कंडक्टर था जिसका R जो था वो इंडिपेंडेंट था अप्लाइड वोल्टेज का, लेकिन एक का R वाज डिपेंडेंट ऑन अप्लाइड वोल्टेज। तो ऐसे कंडक्टर के रेजिस्टेंस को क्या बोला गया बच्चा? ओहमिक रेजिस्टर। और इसको क्या बोला गया बच्चा? नॉन ओहमिक रेजिस्टर, है ना। इस केस में अगर R कांस्टेंट रहेगा, देखो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट नहीं करोगे तब तो टेम्परेचर की वजह से ही R चेंज कर जाएगा, है ना। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो भी, तो इस अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दी तो R क्या हो गया इसमें? कांस्टेंट। लेकिन इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहने के बावजूद भी R जो है मेरा कांस्टेंट नहीं रहा, यानी इस केस में V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, बट इस केस में V इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो ओहमिक रेजिस्टर उसको बोलते हैं बच्चा, दोज रेजिस्टर विच फॉलोज ओम्स लॉ, दैट इज कॉल्ड ओहमिक रेजिस्टर। दोज रेजिस्टर विच डू नॉट फॉलो ओम्स लॉ, क्योंकि उसमें जो रेजिस्टेंस है वो जो होगा ना वो डिपेंड करेगा कि मेरा I V कितना अप्लाई किया गया। इस केस में V पे R डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन इस केस में V पे R डिपेंड करेगा। यूजुअली ये जो रेजिस्टर्स होते हैं ना, ये किसके होते हैं? सेमी कंडक्टर के होते हैं, सेमी कंडक्टर के होते हैं। लेकिन आपके क्लास 10th में ना हम दोनों को कंडक्टर ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? कंडक्टर ही बोलेंगे। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? क्या मेरी बात क्लियर हो गई? क्या ढंग से मेरी बात समझ में आई रे? हाँ। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ध्यान से देखोगे तो ओहमिक रेजिस्टर्स आर दोज रेजिस्टर विच फॉलोज ओम्स लॉ। इट मीन्स इफ आई विल कीप टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर कांस्टेंट, V विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। मतलब if you will apply 10 volt then current will be 5 ampere। तो 10 पे अगर 10 पे 5 है तो 20 पे कितना आएगा बच्चा? 10। लेकिन ये अगर यहाँ पे 10 पे 5 है तो 20 पे 10, 8 भी हो सकता है या 8 भी हो सकता है या 12 भी हो सकता है। 10 पे 5 है तो 20 पे या तो 8 भी हो सकता है या तो 12 भी हो सकता है ना। मतलब कुछ भी हो सकता है ना। तो कहने का मतलब क्या है बच्चा? कहने का मतलब क्या है ना, कि ये मेरा ओहमिक एंड नॉन ओहमिक रेजिस्टर के बारे में है। क्या मेरी बात क्लियर हो गई ना? बहुत बढ़िया से समझ में आया ना? बिल्कुल सर, है ना। चलो, क्या तुम लोग को डर लगा? चलो तो आओ पहले खेलते हैं। तुमको बताना है कि किस टाइप का रेजिस्टर
है ना। तो ऐसा पैटर्न फॉलो कर रहा है। टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। देखो ओहमिक है या नॉन ओहमिक है, इस बात का डिसीजन लेने समय हमें ओम्स लॉ अप्लाई करना पड़ेगा। और ओम्स लॉ जब अप्लाई करना है तो टेम्परेचर ऑफ द रेसिस्टेंस, टेम्परेचर क्या करना, कंडक्टर, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इज कांस्टेंट। आओ आओ बच्चों, पैटर्न ऐसा दिया हुआ है, V यहां पे V है, यहां पे I, ये 10 है, ये 20 है, ये 20 है, ये 40 है, ये 40 है, ये 80 है। बताओ तो ओहमिक और नॉन ओहमिक, ये ओहमिक है या नॉन ओहमिक? None of these, है ना। ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। आगे बढ़े तो ध्यान से देखो, तो 10 पे 20, 20 पे 40, 40 पे 80, तो आई कैन से दैट V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। 10 पे 20, 20 पे 40, 40 पे 80, इसका मतलब V इज डायरेक्टली, इसका मतलब कैसा है, ओहोमिक, ओहोमिक, ओहोमिक ना, यस। अगर तुम बात करोगे तो तुम ध्यान से देखोगे, तो अगर ये ओहमिक है तो V इक्वल टू IR से R निकाल सकते हो ना भाई। देखो तो 10 इक्वल टू 20 इंटू R, R क्या है बच्चा, 1/2। क्या पोटेंशियल डिफरेंस पे रेसिस्टेंस डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं। इनफैक्ट याद करना कि रेसिस्टेंस इक्वल टू क्या था, ρL/A। यानी ये जो फॉर्मूला मैंने दिया था, ये कैसे रेसिस्टर के लिए फॉर्मूला था रेसिस्टेंस का, ओहमिक या नॉन ओहमिक? ऑब्वियसली ओहमिक सर। ओके, आ जाओ बच्चों, ओ मेरे लालो, ओ मेरे हरे, ओ मेरे पीले बच्चों, आओ बच्चों तुम्हें सिखाएं, तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की। इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये 20 है, ये 10 है, ये 10 है, ये 5 है, ये 30 है, ये 10 है। अब बता दो अब तो बताओ, अब तो बताओ, ये नॉन ओहमिक है, ये ओहमिक है? बताओ देखो तो 20 पे 10, वाओ, 10 पे 5, वाओ, 30 पे 10, गड़बड़ हो गया ना। V इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। आगे बढ़े। ओके, अगर तू ध्यान से देखेगा, अच्छा बच्चा, एक पैटर्न दिया हुआ है, V है, I है, 20 पे 10, 30 पे 12, 40 पे 15। रेसिस्टेंस
Which kind of resistor is it? Which kind of? Ohmic, non-ohmic, C, none of these. यहां पे अगर ध्यान से देखोगे तो ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट आर यहां पे लिखो डेटा इनसफिशिएंट। During the experiment, temperature is not constant. सोचिए और बनाइए, देखें तो सही कि आप कितना सही सोच सकते हैं। अगर आपने सही बना दिया तो हम भी आपके दीवाने हो जाएंगे। रामलाल बनाओ गधा कहीं का। वीडियो को पॉज कर लीजिए, पॉज करके वीडियो को पहले खुद से बनाओ और तब सॉल्यूशन देखना। बहुत बढ़िया। अब अगर ध्यान से देखोगे बच्चा तो ओहमिक है या नॉन ओहमिक है, ये V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो I हमने बोला था ओहमिक रेसिस्टर के लिए। ये कब बोला था? क्या टेम्परेचर कांस्टेंट था या नहीं था? हाँ, चूंकि अगर एक ओहमिक रेसिस्टर का भी देखोगे तो ओहमिक रेसिस्टर का भी रेजिस्टेंस चेंज कर सकता है। जब उसका टेम्परेचर वैरी करेगा तो ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, टेम्परेचर घटेगा तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। तो इस केस में जब टेम्परेचर कांस्टेंट ही नहीं है तो हम कैसे कंक्लूड करें कि वो ओहमिक है या नहीं और नॉन ओहमिक है? जो चूंकि 20 पे 10 आया तो R 2 था, 30 पे 12 आया तो R जो था 20 पे 10 आया, 30 पे 12 आया, 40 पे 15 आया। इस केस में जो R है 2 है, इस केस में जो R है 30/12, ये नियरली कितना हो जाएगा बच्चा? 2.5 है ना। और यहां पे R जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा बच्चा? 40/15। तो अगर ध्यान से देखो तो 40 है 15 है तो ये नियरली हो जाएगा बच्चा 2.67। तो तुम देख रहे हो कि R जो है वो मेरा बढ़ रहा है, रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर जो है वो क्या हो रहा है? चेंज कर रहा है। रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर जो है वो चेंज कर रहा है। अब ये चेंज वोल्टेज की वजह से आई या टेम्परेचर की वजह से आई, ये तो मुझे पता नहीं है भाई। चूंकि टेम्परेचर चेंज करने पे तो ओहमिक का भी रेजिस्टेंस चेंज करने लगता है। हाँ, नॉन ओहमिक का रेजिस्टेंस तब भी चेंज करता है जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। अभी बताओ तो यहां से देख करके कोई बोल सकता है कि जो रेजिस्टेंस जो घटा, रेजिस्टेंस जो बढ़ा, इसका रीजन वोल्टेज चेंज है? क्योंकि वोल्टेज भी बदल रहे हैं, वोल्टेज भी बदल रहे हैं एंड रेजिस्टेंस भी बदल रहा है। वोल्टेज भी बदल रहे हैं एंड टेम्परेचर भी बदल रहा है। तो किसकी वजह से R चेंज हुआ ये तो मुझे पता नहीं। तो अगर मुझे पता नहीं है तो मैं नहीं बोल सकता हूं। हो सकता है कि ये ओहमिक है, क्योंकि ओहमिक एंड नॉन ओहमिक का डिसीजन लेने के लिए हमें टेम्परेचर कांस्टेंट रख के एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। ओहमिक या नॉन ओहमिक डिसाइड करने के लिए हमें टेम्परेचर कांस्टेंट रख के
अगर R कांस्टेंट आ गया तो उसको ओहमिक बोल देते हैं, अगर R वेरिएबल आ गया तो उसको नॉन ओहमिक बोल देते हैं। तो यहां पे चूंकि टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है इसलिए विल से डेटा इनसफिशिएंट। ओहमिक एंड नॉन ओहमिक को डिसाइड करने के लिए प्रॉपर डेटा अवेलेबल नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। मिटा दूं? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। क्या कुछ कुछ समझ में आया? है ना, है ना? क्योंकि जो था, अगर मान लो कंसिस्टेंटली टेम्परेचर बढ़ रहा है एक्सपेरिमेंट के ड्यूरेशन पे, मान लो 20 पे 10 था, 20 पे 10 था, उस समय R2 था, लेकिन हम टेम्परेचर ही बढ़ा दिए तो वो ओहमिक होगा तो भी तो R बढ़ गया ना भाई। अब R बढ़ गया तो 30 पे क्या देगा? 30 पे 15 नहीं देगा ना करंट, वो कुछ और देगा। और वो कितना दिया? 12 दिया। या हो सकता है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से भी R चेंज किया होगा। क्लियर है बच्चा? बहुत बढ़िया। अच्छा अच्छा, ये V है, ये I है, ये 20 है, ये 10 है। ये 20 है, ये 10 है। ये 30 है, ये 15 है, ये 40 है, ये 15 है। T is constant during experiment. Ohmic, non-ohmic data insufficient, D none of these. D none of these. सोच के बनाओ, सोच के बताओ। क्या बना लिए क्या? अरे बोलो तो सही। इतना प्यार से पढ़ा रहे हैं, पढ़ना ठीक से बच्चों, है ना? नहीं तो जब तुम लोग ठीक से नहीं पढ़ते हो ना, जब इतना मेहनत करके पढ़ाते हैं और जब तुम ठीक से नहीं पढ़ते हो तो एक गाना मुझे याद आता है। पता है कौन सा गाना याद आता है? दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। तो वही गाना मेरे कानों में गूंजने लगता है ना? तो ध्यान देना, ये जो मोहब्बत है, जितना मोहब्बत से हम तुम्हें पढ़ाते हैं उतनी ही शिद्दत से अगर तुम इसे पढ़ लोगे तो पूरे कायनात तुम्हें मिलके तुम्हें लोग फिजिक्स से मिला देंगे। समझ में आया? शायद डायलॉग उतना अच्छा नहीं था बट कोशिश तो जबरदस्त थी यार, है ना? कोशिश जबरदस्त थी। टी इज कांस्टेंट ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट। क्या मेरी बात क्लियर है क्या? ओके। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है। आइए देखें 20 पे कितना दे रहा है? 10। कोई दिक्कत नहीं है, पहला बार मिला, बढ़िया था। 30 पे कितना मिला? 15। तो 20 पे करंट फ्लो किया 10, 30 पे 15। रुझान तो कुछ उसी तरीके के हैं कि ओहमिक बन सकते हैं, क्योंकि यहां पे भी R2 है, वाओ, यहां पे भी R2 है, वाओ। लेकिन अगर यहां पे ध्यान से देखोगे तो R इज नॉट इक्वल टू 2 क्योंकि यहां पे 40 है, 15 है, तो R वाज नॉट इक्वल टू 2। तो रुझान तो कुछ उस तरह से थे कि लगा था कि ये ओहमिक बन जाएगा, लेकिन ऐन वक्त पे धोखा दे दिया। ये ऐसा ही हुआ कि जब तुमने किसी को देखा तो लगा कि चलो यार जिंदगी में कोई मिल गई है, लेकिन फिर जैसा तुम लोगों के साथ हमेशा होता है, तुम लोगों को कोई नहीं मिली, गधा कहीं का। चल, ओहमिक या नॉन ओहमिक? ऑब्वियसली नॉन ओहमिक, है ना?
तो ओहमिक एंड नॉन ओहमिक का डिसीजन जब लोगे तो हमेशा टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना, तभी तुम बता पाओगे कि वो ओहमिक है या नहीं है। ओहमिक का भी रेजिस्टेंस चेंज करता है अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दे तो, है ना। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन है कि अगर मान लो बच्चा ये V और I का ग्राफ है ना, अगर तुम्हारा मान लो T कांस्टेंट है ना, T कांस्टेंट है तो तुम ध्यान से देखना V इक्वल टू क्या होता है बच्चा, V0, T कांस्टेंट है, V और I, V0 तो I भी 0, यानी यहां शुरू होगा। मान लो V10 तो I 5, V10 इसको V ले लो, इसको I ले लो, V10 तो I 5, फिर 20 तो ये 10 होगा, 20 तो ये 10 होगा। तो जब हम ये 10 बढ़े तो ये कितना चला, 5। फिर हम अगला 10 बढ़ेंगे तो ये फिर कितना आगे बढ़ेगा बच्चा, ऐसे। तो यहां पे अगर तुम इसको मिलाओगे तो ये ऐसे एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, है ना। और अगर तुम ध्यान से देखोगे तो, अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो ये V है और ये I है, ये V है और ये I है। अगर ये थीटा की बात करोगे, है ना, अगर ये थीटा की बात करोगे, या चलो इसको I ले लेते हैं, इसको V ले लेते हैं, तो ये V है, ये लेंथ क्या देगा V, ये लेंथ क्या देगा I, ये V, ये अगर ये यहां पे देखोगे, इसे मान लो, मैं इसको ऐसे समझाता हूं, मान लो ये V, I है, I, V है, तो I, V है, तो ये अगर ये लेंथ I है और ये लेंथ क्या है V, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये अगर ये कोऑर्डिनेट I, V है तो ये लेंथ क्या हो गया V, ये लेंथ क्या हो गया I, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया बच्चा, V बाई I। तो ध्यान से देखो तो V बाई I किसके बराबर होता है, R के बराबर होता है, तो ये R हो गया। तो ऐसे याद होगा, तो इस अगर ये थीटा है तो इसको क्या बोलते हैं, स्लोप। तो स्लोप ऑफ VI कर्व गिव्स यू रेसिस्टेंस, है ना, है ना। अच्छा, ठीक है। फॉर ओहमिक रेसिस्टर VI will be a straight line, VI will be a straight line, है ना बच्चा। अगर नॉन ओहमिक होगा ना तो यहां पे ऐसा होगा, ये V है, ये I है, तो ये ऐसा होगा। इस केस में क्या है ना बच्चा कि जैसे देखो, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो पहले कम V में, पहले V इतना तो I इतना, फिर अगर हम देखें तो V इतना तो I इतना, फिर अगर ध्यान से देखोगे तो V इतना तो I इतना। अब क्या हो गया, एक समय के बाद क्या हो गया कि V बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो भी I कम बढ़ रहा है। V ज्यादा बढ़ा रहे हो, देखो V इतना बढ़ाए हो, V इतना बढ़ाए हो तो I इतना बढ़ रहा है। इस केस में देखो V इतना बढ़ाए हो तो I इतना बढ़ रहा है। ये VI कर्व ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। तो ये VI कर्व फॉर ओहमिक रेसिस्टर, ये VI कर्व
फॉर नॉन ओहमिक रेसिस्टर, है ना। इस केस में यहां पे क्या है, जितना आई बढ़ाओगे उतना ही वी बढ़ेगा, है ना। इक्वल आई में इक्वल वी बढ़ेगा, ये इक्वल वी में इक्वल आई बढ़ेगा, लेकिन यहां पे ये बात नहीं है। पहले कम वी में ज्यादा आई था, फिर ज्यादा वी में उतना ज्यादा आई नहीं बढ़ा, आई बढ़ा लेकिन उतना ज्यादा नहीं है। इस केस में अगर ध्यान से देखोगे कि V ज्यादा, पहले क्या, अगर यहां पे ध्यान से देखोगे तो पहले V ज्यादा बढ़ाने पे I कम बढ़ रहा था, बाद में V कम बढ़ाने पे भी I ज्यादा बढ़ रहा है ना। तो ये नॉन ओहमिक रेसिस्टर है। ये कैसे रेसिस्टर है बच्चा? नॉन ओहमिक रेसिस्टर है। ये कैसे रेसिस्टर है बच्चा? नॉन ओहमिक, है ना। अब अगर ध्यान से देखो तो इसमें तो स्लोप V और I का स्लोप क्या रहता है? रेसिस्टेंस। उस केस में तो देखो, इस केस में तो रेसिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, इस केस में रेसिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है। तो याद है, इस केस में जब रेसिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है यानी अलग अलग VI पे अलग अलग R है, क्योंकि अलग अलग V पे अलग अलग R है, तो अलग अलग V पे अलग अलग R है। सपोज करो मुझे इस V पे मुझे R निकालना है, तो टेंजेंट डाल दो, टेंजेंट डाल दो, टेंजेंट का जो स्लोप होगा, मान लो इस केस में टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो क्या देगा? R देगा। इन नॉन ओहमिक VI कर्व, slope of tangent will give you resistance at that V। देखो उसमें जैसे तुम V बदलोगे R बदल जाएगा, जैसे ही V बदलोगे R बदल जाएगा। तो जैसे ही V बदलने पे अगर R बदलेगा तो क्या करोगे बच्चा? क्या करोगे बच्चा? उस केस में जिस भी V पे तुम्हें R निकालना है उस V पे टेंजेंट डालो, टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो तुम्हें क्या देगा? R देगा। क्या देगा? R। क्लियर ना? ओके, क्लियर ना बच्चों? बहुत बढ़िया। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए, जाते जाते ये तो बता जा हम जिएंगे किसके लिए। ये गाना तुम लोगों के लिए, जब तुम लोग ठीक से नहीं पढ़ते हो तो हमारा दिल भी कुछ यही गाना गाता है। आगे बढ़े, ये दिया हुआ है, ये I है, ये V है, 30 डिग्री है। R बताना है। ऑप्शन A √3, ऑप्शन B 1, ये 1/√3, D none of these। For a resistance for a conductor VI curve is given, value of R बताना है, वैल्यू ऑफ R बताना है। ध्यान से देखो, तो तुम्हें ये बताया था ना इसका स्लोप क्या होता है? tan of 30 हो गया 1/√3। ध्यान से देख, इस केस में मान लो अगर कोई पॉइंट लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? V, I।
ध्यान से देखोगे तो अगर ध्यान से देखोगे तो ये लेंथ क्या है v और ये लेंथ क्या है i। तो ये tan ऑफ थीटा, अगर ये थीटा है तो tan ऑफ थीटा क्या हो जाएगा i बाई v। तो v इक्वल टू आई आर में i बाई v क्या होता है 1 बाई आर। तो ये 1 बाई आर है भाई, यानी दिस इज इक्वल टू 1 बाई आर, यानी r इक्वल टू √3। दिस इज द राइट आंसर। ध्यान देना v y होना चाहिए और i जो होना चाहिए वो x होना चाहिए। समझे बच्चे? बिल्कुल सर। आगे बढ़े? बिल्कुल सर। जाते जाते ये तो बता जा, हम जिएंगे किसके लिए। क्लियर है बच्चों? बिल्कुल सर। आओ, एक दिया हुआ है, ये VI दिया हुआ है ना। तुमको बताना है रेसिस्टर टेम्परेचर इक्वल टू कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट। V जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर है, I जो है वो करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर है। रेसिस्टर A ओहमिक, B नॉन ओहमिक, T जो है वो कांस्टेंट है, C नन ऑफ दीज। सोच के बताइए, सोच के बताइए, सोच के बनाओ। ध्यान से देखो तो क्या स्ट्रेट लाइन है? नहीं। तो ये क्या है बच्चा? ओहमिक। अब तुमको बताना है R, ऑप्शन A। है ना, तुमको बताना है, तुमको बताना है when we are increasing V R increases decreases none of these, है ना। तो देखो, तो इस केस में अगर ध्यान से देखोगे तो चूंकि ये एक नॉन ओहमिक रेसिस्टर है, तो नॉन ओहमिक रेसिस्टर में क्या होगा? अलग अलग V पे। अच्छा, पिछला में ना वहां पे नॉन ओहमिक होता, गलती से ओहमिक लगता है, मैंने लगा दिया था। अलग अलग, जैसे यहां पे देखो तो इस पे क्या है? इस V पे अगर मुझे R जानना है तो ये θ1 होगा। इस पे ध्यान से देखो तो ये θ2 होगा। इस पे ये θ3 होगा। ध्यान से देखोगे तो क्या हो रहा है? tan θ1, tan θ2, tan θ3। अगर तुम V बढ़ा रहे हो तो तुम्हारा क्या हो रहा है? थीटा का वैल्यू भी बढ़ रहा है, यानी स्लोप क्या होगा? इंक्रीज करेगा। स्लोप क्या होगा बच्चा? इंक्रीज करेगा। तो इसका मतलब R भी मेरा क्या हो रहा है बच्चा? इंक्रीज कर रहा है। क्लियर है क्या? ये V है, ये I है ना। इस केस में बताओ व्हेन वी आर इंक्रीजिंग, है ना, है ना, ये I है, ये V है। सोच के बताओ। ध्यान से देखो तो अलग अलग V पे टेंजेंट्स अलग अलग होंगे। ये θ1 होगा, ये θ2 होगा। जैसे जैसे तुम ऊपर जा रहे हो
थीटा क्या हो रहा है? थीटा इज डिक्रीजिंग, थीटा इज डिक्रीजिंग। तो थीटा अगर डिक्रीज करेगा बच्चा तो tan थीटा 1, तो थीटा डिक्रीज करने से tan थीटा 1 हुआ, tan थीटा 2 हुआ, tan थीटा, क्योंकि थीटा क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है, इसलिए tan थीटा भी डिक्रीज करेगा, इसीलिए R भी क्या होगा? डिक्रीज करेगा। यानी ये ऐसा नॉन ओहमिक रेसिस्टर है जिसमें वोल्टेज बढ़ाने पे रेसिस्टर क्या हो रहा है? घट रहा है। वोल्टेज बढ़ाने पे रेसिस्टर क्या हो रहा है? घट रहा है ना बच्चा? तो ये सब सारी बातें हैं। इस वीडियो में इतना ही, अगले क्लास में फिर मिलेंगे कुछ नई बातों के साथ। आज के लिए इतना ही, टाटा बच्चा लोग, बाय।